नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। कोरोना की चुनौती चाहे जितनी भी बड़ी हो, लेकिन इस चुनौती से निपटने का भारत का जज्बा चट्टान जैसा मजबूत है। हम एक बिखरे हुए मुल्क को देख रहे हैं। भारत को विश्व गुरु बना देने और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का प्रोपेगेंडा आज अस्पतालों के बाहर छितराया हुआ है। जहां कोई बाप, जहां कोई बेटा, जहां कोई माँ, जहां कोई पत्नी चिल्ला रही है कि उसे इलाज नहीं मिला। फिल्म अभिनेता और यूट्यूब ब्लॉगर राहुल बोहरा आखिरी पोस्ट में यही लिख पाए कि अगर अच्छा इलाज मिलता तो बच जाते। राहुल नहीं बच सके, लेकिन क्या यही वो बात नहीं है जो आप सब कहना चाहते हैं? अच्छा इलाज मिलता तो आपके अपने बच जाते। अच्छी खबर यह है कि धीरे धीरे कोरोना के खिलाफ हमारी तैयारी मजबूत होती जा रही है। ऑक्सीजन की समस्या में काफी हद तक सुधार आ गया है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति के रुइया अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा आने से 11 मरीजों की मौत हो गई। न जाने कहां-कहां देश में इस तरह से नरसंहार जारी है। गोवा मेडिकल कॉलेज में जो हुआ है वो नरसंहार नहीं तो क्या है। 11 मई से लेकर 14 मई के बीच 70 से अधिक लोग ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी आने से कथित रूप से मारे गए। इसके अलावा कितने लोगों की मौत सिलेंडर ना मिल पाने के कारण हुई, इसकी गिनती हम कभी नहीं कर पाएंगे। तो आज सकारात्मक चर्चा, पॉजिटिव चर्चा जरूरी है, क्योंकि देश की तैयारी भी अब पूरी है। जरूर किसी नए इवेंट की तैयारी हो रही होगी ताकि नए नारे के साथ जनता के बीच आया जा सके। जैसे पिछले साल जब लोग बर्बाद हो गए तो आत्मनिर्भर भारत का नारा लाया गया था। ऐसा कुछ जल्दी आएगा, क्योंकि मैंने ठाना है कि इस माहौल में मैं वो पॉजिटिविटी आपके लिए लेकर आऊंगा जिसकी आपको, आपके परिवार को आवश्यकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के वैक्सीन ट्रैकर के अनुसार हम अभी तक 2.7% लोगों को ही दोनों टीके लगा पाए हैं, लेकिन हेडलाइन छप रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान चल रहा है। क्या आपने कभी सोचा अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन के पास उनकी आबादी से अधिक टीके हैं? वो तो ऐसा दावा नहीं कर रहे। हमारे पास 25 करोड़ लोगों को देने के भी टीके अभी तक उपलब्ध नहीं है। हम हेडलाइन बनाने में बिजी रहे, अब छप रहा है कि टीका नहीं होने के कारण टीका केंद्र बंद हो रहे हैं। कई लोग सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने का काम कर रहे हैं, जिनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और नेगेटिविटी जिसे हम कहते हैं, वो लोगों के दिलों में डर, खौफ घर कर रहा है। जनता इस समय नेगेटिव खबरों से ऊब चुकी है। गंगा में कई लाशें बहती हुई मिली हैं। 1918 के स्पेनिश फ्लू के समय भारत में यही हुआ था। यहां इतने लोग मरे थे कि लाशों से नदियां पट गई थी। 102 साल बाद हम उसी हालात में पहुंचे हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हम सब लोग भी अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग गए थे कि देखिए, हम इंसान हैं, हम साइंटिस्ट हो गए, हम डॉक्टर हो गए, हमारे पास पैसे बहुत है, हमारे पास क्षमता बहुत है। विश्व की ताकतें झुक गई जब महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोला। दुनिया के अखबारों को देखिए, भारत के बारे में क्या छप रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या छप रहा है। देखिए, सारी छवियां ध्वस्त होकर बिखर चुकी हैं। अगर मुझे लगता है कि घर में अगर आपका कुक ना हो तो मुझे लगता है कि सारी सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। ये तो आपने लोगों के दिलों को छूने की बात करी है। बुद्धू कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल बुद्धिमान भी इसी ग्रेड के मिलते हैं। एक आपका गाना है जो कि एक गरम चाय का प्याला हो, प्याली हो, मुझे लगता है कि चलते चलते वो जरूर सुना दीजिए। एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो, सीने से लगाने वाली हो। अरे मिल जाए तो मिट जाए हर गम। तररम पम पम, तररम पम पम, तररम पम पम। अरे झिम्पकपम झिम्पकपम रम पम पम। और ये भी सुना देते हैं, अरे ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है। ओए बहुत बहुत शुक्रिया अनु मलिक। इतना शर्मनाक और क्रूर समय इससे पहले कभी इस देश ने नहीं देखा होगा।
4 मई को इलाहाबाद कोर्ट ने ही कहा था कि हमें इस बात का बहुत दर्द है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई न होने से कोविड के मरीज मर गए। यह पूरी तरह से अपराध है और नरसंहार से कम नहीं। उन लोगों के द्वारा नरसंहार है जिन पर यह जवाबदेही थी कि ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करेंगे। 4 मई से 13 मई के बीच यही अंतर आया है कि अदालत की फटकार नरसंहार से राम भरोसे पर पहुंची है। हमारे इस क्रूर समय की ये खूबी है, टैक्स के पैसे से जेएनयू क्यों चल रहा है, इस पर बहस करने वाले लोग इन दिनों नजर नहीं आ रहे हैं। यानी इस हिसाब से जेएनयू जिस जमीन पर है उसकी कीमत हुई 10,000 करोड़ रुपए। सिर्फ जमीन की कीमत हुई 1 लाख करोड़ रुपए। और ये सारा पैसा कहां से जाता है? आपकी और हमारी जेब से। आप और हम जो टैक्स सरकार को देते हैं उसी टैक्स के पैसे से। वो नहीं बता रहे हैं कि उनके टैक्स के पैसे से अस्पताल क्यों नहीं चल रहा है, ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा है। इस समय टैक्स राष्ट्रवाद आश्चर्यजनक रूप से गायब है। अब हम आपको भारत के साथ हो रही एक और नाइंसाफी के बारे में बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल्स हमारे देश के अस्पतालों में जबरदस्ती घुसकर मरीजों का हाल दुनिया को बता रहे हैं। यह तस्वीर ग्लोबल इंडियन के लिए नहीं है। प्लीज आप लोग 2 सेकंड के लिए आंखें बंद कर लें। केवल आंतरिक भारतीयों के लिए है ताकि बाहर बदनामी ना हो। आज हमारा मानना यह है कि ये सारे लोग आज हमारे अस्पतालों में घुसे हुए हैं, रोते हुए रिश्तेदारों की तस्वीरें दिखाते हैं, उनसे इंटरव्यू लेते हैं, उनसे कहते हैं अपने देश की आलोचना कीजिए, अपनी सरकार को गालियां दीजिए। मोदी जी सब लोग कहते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे। ये गुरु है जिसके पास ऑक्सीजन नहीं, जिसके पास बेड नहीं, जिसके पास स्वास्थ्य केंद्र पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। हे आदरणीय ग्रामीण, विश्व गुरु अस्पताल बनाकर नहीं बना जाता है। विश्व गुरु बना जाता है गोदी मीडिया के जरिए झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाकर। आप कह सकते हैं कि भारत में 87 देशों के बराबर आबादी बसती है और इन सारे देशों में मिलाकर 87 प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। 87। और हमारे यहां एक ही प्रधानमंत्री है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के हालात आज भी इन देशों से बेहतर हैं। जहां इन 87 देशों में कोरोना मरीजों की संख्या 8 करोड़ है, हमारे यहां लगभग 2 करोड़ 27 लाख है। हमारे समाज की नैतिक शक्ति वाकई विश्व गुरु बनने के लायक ही है। उससे नीचे और कितना नीचे आ सकते हैं? डू यू गेट माई पॉइंट? लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि पश्चिमी देशों से बेहतर स्थिति भारत में आज भी है। हमारे यहां कुल मौत हैं लगभग 2.5 लाख। सरकारी आंकड़ों में मरने वालों की संख्या पर सवाल उठते रहेंगे। फर्क किसे पड़ रहा है? अलग अलग मॉडल के आधार पर कोरोना से मरने वालों की संख्या 3 लाख की जगह 6 लाख से 42 लाख तक बताई जा रही है। अप्रैल के महीने में राजकोट सिटी के 4 शमशान गृहों का डेटा डराने वाला निकला। ये शमशान कोविड शवों के अंतिम संस्कार के लिए बनाए गए थे। इन 4 शमशानों में 4000 से अधिक शवों का अंतिम संस्कार हुआ है, जबकि राजकोट सिटी का सरकारी डेटा 300 से भी कम का है। भोपाल के शमशान और कब्रिस्तान के आंकड़ों के हिसाब से 3811 लोग मरे हैं, जबकि सरकारी आंकड़ों में 104 मरे हैं दूसरी लहर के दौरान। सरकारों ने झूठ बोलने के मामले में ऊंचा मकाम हासिल कर लिया है। बिहार के बक्सर में कितनी मौतें हुई, इस पर मुख्य सचिव 6 की संख्या बताते हैं और पटना के डिविजनल कमिश्नर 789 की, वो भी अदालत में। महामारी को मैनेज नहीं कर रहे हैं, मरने वालों की संख्या मैनेज की जा रही है ताकि कम बता सके। हमारा मानना है कि ये संख्या इससे भी कम होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की ड्यूटी करते हुए कितने शिक्षकों की मौत हुई, इसे लेकर सरकार और शिक्षक संघ आमने सामने हो गए। सरकार कहती रही कि केवल 3 शिक्षकों की मौत हुई है। शिक्षक संघ कहता है कि 1621 शिक्षकों की कोविड के कारण मौत हुई है। लेकिन जब बात भारत की आई तो ये सारे अखबार और न्यूज चैनल गिद्ध की तरह हम पर टूट पड़े। मरने वालों की सही संख्या का पता लगाना गिद्ध होना नहीं है डॉक्टर हर्षवर्धन जी, बल्कि सत्यमेव जयते के आदर्शों का पालन करना है। और आज आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है हमें कि पिछले 17 दिनों में डीएनए को 8 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोगों ने अकेले फेसबुक पर देखा है। इससे ये बात पता चलती है, हमारे लिए जो सीखने वाली बात है वो ये कि हमारे देश के जो लोग हैं वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ सस्ती खबरें, सनसनीखेज खबरें देखना चाहते हैं। हमारे देश के लोग
सही जानकारी देखना चाहते हैं। हमारे देश के लोग वो खबरें देखना चाहते हैं जो उन्हें सकारात्मक भावनाएं और सकारात्मक एनर्जी उनके अंदर दे सकें। हम इसी तरह से तो पॉजिटिव होने की तरफ बढ़ रहे हैं। एक झूठ का सच बाहर आया तो दूसरे झूठ की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो इतनी तबाही के बाद आप कहां हैं? झूठ के समंदर में, जहां सच का ऑक्सीजन नहीं है। आप अपने टैक्स के पैसे से यही हासिल कर पाए। डू यू गेट माई पॉइंट? तो हम आपसे यही कहेंगे कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। आंकड़ों पर हमेशा नजर रखिए। आप जहां भी हो सके ऐसे मीडिया पर भरोसा कीजिए जो आपको हर रोज सही आंकड़े आपके सामने रखता है।